बारिश में गरीब बेटी के लिए आया अमीर रिश्ता। अरे क्या रामदीन भाई, इतना सस्ता इंतजाम किया है तुमने। भाई बारिश का मौसम है, कम से कम टेंट तो लगवा लेते। कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा है कि शादी का घर है। न कोई रौनक है और न खाने पीने में ज्यादा खर्चा किया है। अरे वो भी छोड़ो भाई, कम से कम द्वार पर तो खर्चा करवाना ही चाहिए था। बढ़िया टेंट लगवाना चाहिए था, कुर्सी टेबल की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। अरे भगवान ना करे अगर बारिश जोरों की आ गई तो क्या होगा भाई। अरे लड़के वाले बारात लेकर आएंगे तो कहाँ बिठाओगे उन्हें। आखिर इतने में नाचते गाते हुए लड़के वाले उस गरीब पिता रामदीन के द्वार पर बारात लेकर आ जाते हैं। उसकी माँ यशोदा और छोटी बहन स्वाति भी वहीं मौजूद थी। दूल्हा बना अंकित आकर मंडप में बैठ जाता है। पूरा गांव शादी के उस घर में मौजूद था। तभी एकदम से लड़के के पिता धनराज बारिश में भीगते हुए और भड़कते हुए लड़के के पिता को सुनाने लगा। देखो, मैंने तुमको शादी तय करते वक्त ही कहा था कि शादी का इंतजाम अच्छा रखना। मेरे सब बाराती वाले भीग रहे हैं। और दूसरी बात, जब तुम मेरे हाथ में 5 लाख रुपए नकद नहीं रखोगे तब तक ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभी मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये 2 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ है, इसे ले लीजिए। मैं धीरे धीरे दहेज के बाकी पैसे भी दे दूंगा। मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, वरना पूरे समाज और जात बिरादरी के सामने बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब दहेज देने की हैसियत ही नहीं थी तो रिश्ता लगाया क्यों था। ये शादी नहीं होगी। बेटा उठ जा मंडप से। बारात लौटती देखकर शादी में आए सब लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे पता नहीं कैसी अभागी लड़की है, द्वार पर आई हुई बारात लौट गई। अब कौन थामेगा इसका हाथ। चलो भैया, जब बारात ही लौट गई तो यहाँ पर रुकने का क्या काम। ये सब देख अनामिका का दिल टूट जाता है। बरसात के साथ उसकी आंखों से बहते आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज मेरे कारण भरे समाज में मेरे बाबा का स्वाभिमान छीन लिया गया। इससे अच्छा तो तू किसी गरीब के आंगन में बेटी नहीं देता विधाता। चुप हो जा बेटी, दोष तेरा नहीं बल्कि इस गरीबी का है जिसमें बेटी का पैदा होना ही उसका बुरा भाग्य है। ये कहानी है रामदीन की, जिसकी 2 बेटियां हैं। एक छोटी बेटी स्वाति जो कि पढ़ रही है और शादी लायक बड़ी बेटी अनामिका, जिसके अब तक दहेज के चलते हजारों रिश्ते टूट चुके हैं। परिवार की जिंदगी बड़ी गरीबी में गुजर रही है। रामदीन रेलवे स्टेशन पर पकौड़े बनाकर बेचता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती थी और उसमें घर का गुजारा चला पाना बड़ा ही कठिन था। एक रोज, यशोदा जरा पकौड़ों की टोकरी तो दे दे, मुझे देरी हो रही है। ये लो बाबा, मैं ले आई। शाबाश, तू तो मेरी प्यारी लाडो है। अच्छा मैं चलता हूँ। तभी रामदीन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आज घर पर ही रहिए। नहीं बिटिया, अगर मैं घर पर ठहर गया तो हम खाएंगे क्या, और कल को तेरी विदाई भी तो करवानी है। मुझे जाने दे बिटिया। अजी ध्यान से जाइएगा। कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन पर आ गया। तभी बड़ी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश के चलते ट्रेन भी नहीं आ रही है। लगता है पटरी पर पानी भर गया होगा, तभी तो देरी हो रही है। तभी बारिश से गीली ट्रेन के पायदान पर से उस बेचारे का पैर फिसल जाता और रफ्तार में होने के चलते उसके दोनों पैर कट जाते हैं। अब परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ सा छा जाता है। दाने दाने की किल्लत छा जाती है। अनामिका घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है। वो बहुत मधुर गाती थी। अगले दिन वो कई जगह जाकर काम की तलाश करती है और उसे बड़े हाई स्कूल में संगीत सिखाने का मौका मिलता है। ये मेरे स्कूल के विद्यार्थियों का सौभाग्य होगा जो आप उन्हें संगीत सिखाएंगे। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इस पूरे स्कूल के टीचर शुभम नागपाल थे, जिन्हें अनामिका पहली नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन दोनों के रुतबे में जमीन आसमान जितना फर्क था। शुभम अपने माता पिता के साथ बड़े बंगले में रहता था। दिन गुजरते गए और एक दिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब माता पिता की बेटी हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं, और मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए आपके परिवार वाले मानेंगे भी नहीं। आप अपने योग्य लड़की देखकर शादी कर लीजिए। मैं चलती हूँ। आओ
गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनामिका जैसे जाने लगती है तभी जोरदार बारिश आ जाती है। कुछ देर बाद, बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। वो उसके गरीब से घर की दशा देखता है जहाँ उसकी माँ और बहन बरसात का पानी निकाल रही थी। एक अंदर झोपड़ी के अंदर लाचार पिता खाट पर पड़ा था और छत बुरी तरह टपक रही थी। माँ, ये शुभम जी हैं जिसे स्कूल में संगीत सिखाती हूँ, वहाँ के टीचर। जी नमस्ते माँ जी। अरे आइए ना बाबू, चाय पीकर जाइएगा। जी फिर कभी जरूर आऊंगा, अभी जरा जल्दी में हूँ। वो घर जाकर अपने माता पिता से अनामिका के बारे में बात करता है और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ रिश्ता लेकर आता है। उस दिन खूब तबाही वाली बारिश हो रही थी जिससे उनके घर में पानी की रेल लगी हुई थी। लगता है आप लोग किसी के घर रिश्ता लेकर आए हुए हैं। जी बहन जी, मैं मेरे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाई हूँ। अपनी शुभम के लिए आपकी बेटी को मांगने आई हूँ। ये शगुन स्वीकार कीजिए। ये सुनकर उसके माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ बिठाऊं आपको। आइए ना, आप भीतर आइए। अब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़के वालों का आदर भाव करती है, जिसके बाद साधना अनामिका को चुन्नी चढ़ाकर शादी का जोड़ा उसके हाथ में देती है और जल्दी शादी की तिथि भी निकल आती है। धीरे धीरे गुजरते पलों के साथ शादी का पल पास आ जाता है, लेकिन किसी भी चीज का इंतजाम नहीं हो पाता और दिन रात की बरसात से उनकी छत झरने के जैसे बहने लगती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे घनघोर बारिश में हम अपनी बेटी की विदाई कैसे करेंगे। तभी होने वाली समधन हलवाई और टेंट वालों को लेकर आती है। अरे साधना जी, आप यहाँ? हाँ, अब हम रिश्तेदार नहीं, एक परिवार है, इसलिए आज एक अर्जी लेकर आई हूँ। शादी का खर्चा हमें उठाने दीजिए। ये सुनकर उस गरीब माँ के मन से सारी दुविधाएं मिट गई। छलकते आंसू से यशोदा ने कहा, जरूर, मेरी बिटिया ने पिछले जन्म में कोई धन्य कर्म किए होंगे जो इस जन्म में उसे आप जैसे भले ससुराल वाले मिलने जा रहे हैं। अंत में दोनों परिवार साथ में मिलकर शादी की तैयारी करते हैं, जिसके बाद बरसात के उस मौसम में भी अनामिका की शादी धूमधाम भरी होती है, जिसे पूरा गांव देखता है। अब दोनों गरीब माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करते हैं। चलो भाई, अब तो सूरज का भी लगन हो गया और भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। अब आगे क्या सोचा है सीमा? किस बारे में माँ? अरे अपने लगन के बारे में। और किस बारे में? तूने कहा था कि सूरज की शादी के बाद तू सोचेगी इस बारे में। हाँ तो सोच लूंगी, सोचने में क्या जाता है। हाँ हाँ, तू क्यों करेगी शादी? लगता है मेरे मरने के बाद ही बसेगा तेरा घर। जीते जी तुझे दुल्हन बनते नहीं देख पाऊंगी मैं। माँ, ये इमोशनल डायलॉग ना मुझ पर काम नहीं आएंगे। चलो दवाई का टाइम हो गया है। ऐसी माँ, मान जाना। बस माँ, अब ये टॉपिक खत्म। तुम्हें साफ साफ सुनना है तो सुन लो, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बात सीमा ने गुस्से में कही थी तो उसकी माँ कमला आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप दवाई खाकर सो गई। फिर सीमा भी अपने कमरे में आ गई और डायरी में दबी एक फोटो निकालकर उसे देखती रही। फिर जब उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसने वो फोटो वापस रख दी और सोने की कोशिश करने लगी। और फिर अगले दिन, अरे वाह, ये साड़ी तो बड़ी सुंदर है, अब ये सीमा के लिए रख लेते हैं। माँ जी, ये तो चटक लाल रंग की है। दीदी इसका क्या करेंगी? क्यों, सीमा लाल रंग क्यों नहीं पहन सकती? अब पहन तो सकती है, पर लाल रंग तो सुहाग का होता है, तो इन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। वैसे ये साड़ी मैंने विनीता भाभी के लिए चूज की थी, लेकिन अगर आपको सीमा दीदी को देनी है तो दे दीजिए। नहीं गरिमा, तुमने जिसके लिए जो सोचा है उसे वही दो। वैसे भी मुझे लाल रंग कुछ खास पसंद नहीं है। अरे दीदी, बस इसीलिए तो अब तक आपकी शादी नहीं हुई। लाल रंग भला किस लड़की को पसंद नहीं होता? ये तो सुहाग की निशानी होता है। तभी मैं सोचूं कि दिखने में तो आप ठीक ठाक हो और ऊपर से कमाती भी हो, तो फिर भला अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? अब जरूर आपकी कुंडली में भी कोई दोष होगा। अब मेरे मामा जी ना बड़े जाने माने ज्योतिषी हैं, आप कहो तो। नहीं गरिमा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। समझती हूँ दीदी, अब इस उम्र तक आते आते शादी के सारे अरमान तो मर ही गए होंगे आपके। साफ पता चल रहा था कि सीमा की नई नवेली भाभी गरिमा ने ये बात सीमा को ताना मारते हुए कही थी। असल में सीमा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और कुछ ही महीनों में वो 40 साल की होने वाली थी। सीमा से छोटे 2 भाई विजय और सूरज और एक बहन रीना थी। ऐसा नहीं था कि सीमा कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी शादी की सही उम्र थी तभी उसके पिता की दिल की बीमारी से मौत हो गई। ऐसे में सब कुछ अकेली सीमा ने संभाला।
लेकिन इस सब में सीमा के हाथ से समय निकलता गया और वो अपना घर नहीं बसा सकी। लेकिन उसका ये दर्द उसकी माँ कमला के सिवाय और कोई नहीं समझता था। वैसे भाभी, ये सीमा दीदी अब तक कुंवारी कैसे है? कोई खोट वोट है क्या? ज्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं पता, पर एक बार इन्होंने जिक्र किया था कि एक लड़का था तो जो सीमा दीदी को पसंद करता था, लेकिन सीमा दीदी ने शादी से मना कर दिया। फिर वो लड़का कभी वापस नहीं आया। अरे क्यों आएगा वापस? ये कोई मिस इंडिया हो रखी है क्या? और ऐसा भी नहीं कि दहेज के लिए लाखों जोड़ रखे हो। समझ गई, अपने ईगो में ही रह गई है। अब बताओ, 40 की होने जा रही है। मेरे घर में तो सब हंसी उड़ा रहे थे। अब क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते, बड़ी जो है। लेकिन मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया है कि दीदी शादी करे या ना करे, लेकिन अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद करके रखे। भाई आगे चल के हम अपना परिवार देखेंगे या इन्हें संभालते फिरेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। चलो मैं भी इनसे बात करूंगी इस बारे में। ये बातें घर की बहुएं कर रही थी जिनके पति कुछ न बन पाते अगर सीमा उनके लिए मेहनत न करती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सीमा ने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी और अब उसका बस एक ही मकसद था कि वो जितना हो सके अपनी बीमार माँ की सेवा करे और उन्हें खुश रखे। फिर उसी शाम, अरे रीना, तू इस वक्त, और वो भी अकेली? श्याम क्यों नहीं आए तेरे साथ? क्योंकि मैं नहीं लेकर आई उन्हें, मुझे अकेले आना था इस बार। अरे पर तू सूरज की शादी के बाद परसों ही तो गई थी अपने ससुराल। अब सच बता रीना, तूने फिर से झगड़ा किया क्या श्याम जी से? झगड़ू नहीं तो और क्या करूं दीदी, वो अपने परिवार वालों के सामने मुझे कुछ समझते ही नहीं। यहाँ से थकी हारी गई तो अगले ही दिन खाना बनाने के लिए बोल दिया। अब बताओ ये कोई बात हुई क्या? ओहो, और तू इतनी सी बात पर यहाँ चली आई। तूने गलत किया रीना। दीदी, आपका तो कोई ससुराल है नहीं, तो आप क्या जाने कैसे और कितना एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ। और फिर ये मेरा भी घर है, शादी हो गई तो क्या, जितना हक आपका है यहाँ उतना ही मेरा भी है। ये कहकर रीना तो वहां से चली गई, लेकिन सीमा वहीं खड़ी रह गई। वो कहना और करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो अकेली रहना चाहती थी। इसीलिए वो अपना पर्स लेकर घर से निकल गई। और फिर कुछ देर बाद, आइए सर, मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स, आप मेरे बुलाने पर स्पेशली फॉरेन से यहाँ आए। हाँ, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था तो अब आना तो था ही। जी आइए सर, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। सूरज अपने एनआरआई बॉस अनिकेत को डिनर के लिए घर पर लेकर आया था। और फिर, माँ जी, दीदी कहाँ है? आज तो संडे है तो उनके ऑफिस की छुट्टी होगी ना? हाँ, दिन तक तो घर पर ही थी, अभी चली गई होगी कहीं। दीदी का बढ़िया है, शादी हुई नहीं तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है। हाँ, वरना तो शादी के बाद हम लेडीज का कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं बचता। ये किसकी बात हो रही है सूरज? सर, वो मेरी सबसे बड़ी दीदी है सीमा। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी नहीं हो पाई सही समय पर, और अब वो 40 साल की होने वाली हैं, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। अब आप ये खीर लीजिए ना, गरिमा ने बनाई है। अनिकेत ने हाथ से इशारा करके सूरज को खीर परोसने से रोक दिया और फिर खाने की टेबल से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ सर, डिनर पसंद नहीं आया क्या आपको? डिनर तो ठीक है, लेकिन तुम लोग और तुम सबकी सोच पसंद नहीं आई मुझे। अनिकेत आगे कुछ कहता उससे पहले ही सीमा घर के मेन डोर से अंदर दाखिल हुई। उसने जैसे ही अनिकेत को देखा तो वो तो अपनी जगह पर जम सी गई, लेकिन अनिकेत सीधा जाकर सीमा के गले से लग गया और ये देखकर वहां सभी के होश उड़ गए सिवाय कमला के। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। अब अनिकेत, तुम यहाँ इतने सालों बाद, लेकिन क्यों? सोचा तो था कि बस तुम्हें एक झलक देखकर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। तुम इन लोगों के खातिर मुझसे दूर भागती रही, जिन्हें ना तो तुम्हारी कद्र है और न तुम्हारे सेक्रीफाइसेस की। ये लोग तुम पर तरस खाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, जबकि तुम चाहती तो कब का अपना घर बसा सकती थी मेरे साथ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा है वो। ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा ने तुम तीनों भाई बहनों की खातिर अपने सपने, अपना प्यार कुर्बान कर दिया। गलत किया इसने, लेकिन अब मैं इस घर में और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये कहकर कमला आगे बढ़ी और उसने अनिकेत के हाथों में सीमा का हाथ देते हुए कहा, बेटा तू आएगा ना मेरी सीमा को ले जाने? अब तक बहुत कुछ सहा है इसने, लेकिन अब भी ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकती है, ये विश्वास है मुझे। मैं जानता हूँ माँ जी, बस एक बार सीमा हाँ कह दे, जिसके इंतजार में मैं आज भी हूँ। सीमा की आंखों में आंसू थे। आज उसके पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन हाँ कहकर अपनी खुशियां चुनने की कई वजहें थी। Thanks for watching.